Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, क्लास 11वीं का चैप्टर जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया है और हमने इसकी कुछ क्लासेस यहाँ कंप्लीट भी कर ली हैं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर के बेसिक्स बताते हुए वो रूल्स भी बता दिए जिन रूल्स का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अपनी क्लास को हम लोग आज शुरू करते हैं जल्दी से। और मैंने जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को शुरू करने वाले हैं। एक एक करके सारे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने चैप्टर के, क्योंकि अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ये सारा चैप्टर का बेसिक था कि हम अपने चैप्टर में जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें किस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने अभी तक पढ़ लिए हैं। अब हमें अपने क्वेश्चंस को शुरू करना है। तो आज की क्लास में मैं अपने क्वेश्चंस को शुरू करने वाला हूँ और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से मैं आपको चैप्टर का कुछ बेसिक फिर से एक बार समझा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ कि हम लोग इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारे क्वेश्चंस में आखिर क्या पूछा जाने वाला है। बच्चों, हमारे बिजनेस में जो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो डेली लेन देन होते हैं, ठीक है, या बिजनेस में हमारे जो लेन देन हो रहे होते हैं, उन लेन देनों को, उन ट्रांजेक्शन्स को हमें एक सीक्वेंस में नोट डाउन करके रखना होता है अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सीखना होता है कि वो अकाउंटिंग रूल्स हैं क्या, जिनके द्वारा हम लोग ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करके रखेंगे। तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको वो सारे रूल्स समझा दिए हैं और क्योंकि अब हम रूल समझ चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस की शुरुआत करनी है। मींस अब हम अपने ट्रांजेक्शन्स को देखें कि मतलब बिजनेस में अगर हम लोग इस चैप्टर में ये सीखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स को रूल्स के अकॉर्डिंग नोट डाउन करके रखना है, तो हमारे क्वेश्चन से बच्चों क्या पूछा जाता है, हमारे क्वेश्चंस में बिजनेस की कुछ तरह की ट्रांजेक्शन्स दे दी जाती हैं और फिर हमें क्या करना होता है, उन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग अपने जर्नल में नोट डाउन करके रख रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी हमारे क्वेश्चंस में आपको अभी क्या मिलने वाला है, आपके क्वेश्चन में आपको क्या मिलता है, बिजनेस में जितने भी तरह के लेन देन होते हैं, एक एक करके कुछ लेन देनों को इकट्ठा करके हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसी तरह से एक के बाद एक कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम नए नए लेन देनों को, नए नए ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे और उन्हें नोट डाउन करना सीखेंगे जो हमने रूल्स पढ़ लिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आपके क्वेश्चंस में आपको बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलने वाले हैं और जिनको आपको नोट डाउन करना है अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस वाइज। और जब हम लोग इस तरह से नोट डाउन कर लेते हैं तो उसी को हम लोग, जो नोट डाउन कर लिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल एंट्रीज बोल रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ गए आप? अच्छा, किस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे गुड्स परचेज किया, सेल किया, वर्कर्स को सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ठीक है, ओनर ने बिजनेस से ड्राइंग किया, ओनर ने बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट किया, मतलब बिजनेस में जो पैसे का लेन देन होता है ना, उसी से रिलेटेड वही सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों देख लीजिए जल्दी से, आपका जो क्वेश्चन नोट है उसको आप लोग जल्दी से जरा नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे उसको नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में मेनली आपको ये दिख रहा है कि बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन्स, मतलब कुछ लेन देन हो रखे हैं और उन लेन देनों को हमें नोट डाउन करके रखना है अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस वाइज, मतलब जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। तो ट्रांजेक्शन्स को एक सीक्वेंस वाइज नोट डाउन करके रखना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में नहीं, अकाउंटिंग रूल्स का उपयोग करते हुए, उनका यूज करते हुए। तो इस तरह से जब आप नोट डाउन करके रख देंगे तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्रीज। तो आपसे क्या बनाने के लिए कह रहा है यहाँ पर, जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कह रहा है। मींस बिजनेस के लेन देनों को अकाउंटिंग लैंग्वेज में नोट डाउन करके रखने के लिए कह रहा है, एक सीक्वेंस वाइज। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने अपने क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स देखी। अब एक एक करके हम लोग सारे ट्रांजेक्शन्स जो है पहले तो उनको समझेंगे और फिर उसके बाद उसको अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे नोट डाउन करके रखा जाता है वो सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जरा मैं भी जल्दी से क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन को देख लेता हूँ क्या क्या ट्रांजेक्शन्स है हमारे क्वेश्चन में। बच्चों, आपके क्वेश्चन में कहा गया है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ राम एंड सन्स। इस बात का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है, राम एंड सन्स एक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उनके बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर दिया हुआ है और आपके क्वेश्चन में कह रखा है कि उनके यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं उनको नोट डाउन करके रखना है आपको अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। और इसीलिए आपसे वो कह रहा है कि यहाँ पर हमको जर्नल बनाना है। जर्नल का मतलब बच्चों क्या है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, लेन देनों को अकाउंटिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग रूल्स एंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नोट डाउन करके रखा जाए एक सीक्वेंस से। और इस तरह से जो हम नोट डाउन करके रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, जर्नल बनाना है। ठीक है, तो यानी बिजनेस में जो भी लेन देन हो रखे हैं, जो नीचे आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो सारे हमको नोट डाउन करके रखने हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में नहीं, अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और रूल्स मैंने आपको पिछली क्लासेस में खूब पढ़ाए हुए हैं, तो आप वहां से जरूर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला ट्रांजेक्शन बच्चों, फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि फॉर्मेट आपका क्या होता है। अभी मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, जस्ट आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर्मेट आपका बच्चों इस तरह से होता है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने फॉर्मेट समझाया हुआ है आपको।
डेट पर्टिकुलर लीजर फोली, उसमें फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं लिखते, उसका रीजन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। मतलब जो भी लेन देन हुआ है उसको हम लोग यहाँ नोट डाउन कर रहे होते हैं अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वाले कॉलम में। और क्योंकि हमें लेन देन एक सीक्वेंस वाइज नोट डाउन करके रखना होता है, जो पहले वो पहले बाद वाला बाद में, तो हमें उसकी डेट भी जरूरत पड़ती है। तो हर लेन देन की डेट पहले पड़ती है, फिर उस लेन देन को हम यहाँ लिख रहे होते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन लिख रहे होते हैं अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ लिख रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे दो अमाउंट हमको लिखने होते हैं, एक अमाउंट यहाँ लिखा जाता है, एक अमाउंट यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, अभी ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दो अमाउंट के कॉलम यहाँ पर क्यों बने हैं। और फिलहाल मैंने पिछली क्लास में इसको बताया हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इसके बारे में भी जान लेंगे। कुल मिला के ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ अपनी क्लास में जस्ट ये कि जर्नल में अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं तो उनकी जर्नल एंट्री कैसे की जाए, हमें वो सीखना है, ठीक है। फॉर्मेट तो आप देख लेंगे, आप अपनी बुक से भी देख लेंगे ना, वो उतना मुश्किल नहीं है। तो पहला लेन देन बच्चों आपके क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सबसे पहली चीज तो बच्चों ईयर तो चेंज नहीं होने वाला है कि हम अपने बिजनेस में एक ही साल के ट्रांजेक्शन नोट डाउन करके रख रहे होते हैं, है ना। क्योंकि और जनवरी का महीना दे रखा है आपके क्वेश्चन में, तो ईयर तो सेम ही रहेगा 2018 का जनवरी, तो सारी डेट्स जो है वो 2018 जनवरी की होंगी। तो इसीलिए आप अपने क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ईयर को हम लोग एक बार डाल सकते हैं कि अगर हमारी सारी ट्रांजेक्शन में ईयर सेम चल रहा है तो, और क्योंकि जनवरी की बात हो रही है और 2018 जनवरी, तो हर डेट का ईयर सेम ही रहेगा, तो एक ही बार ईयर हम लोग डाल लेते हैं। पहला लेन देन बच्चों किस डेट पे हुआ है, तो पहले हम लोग डेट डाल लेंगे। पहला लेन देन हुआ है कब, 1 जनवरी पे, ठीक है। ईयर हमने ऊपर लिख रखा है। लेन देन में क्या बताया गया है, राम एंड सन्स जो कि बिजनेस के ओनर है, अभी हमने ऊपर देखा था, इन्हीं का नाम दिया हुआ था। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस, यानी आपके बिजनेस में क्या हुआ है, राम एंड सन्स यानी कि जो बिजनेस के ओनर है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, उन्होंने बिजनेस को शुरुआत किया और बिजनेस में 1 लाख रुपए लाके लगा दिया, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या करना है, बिजनेस में अगर कोई भी पैसे का लेन देन हो रहा है, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन हो, उसको हमको नोट डाउन करके रखना ही होगा। तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन हो चुका है, बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है, तो बस हमको यही नोट डाउन करके रखना है। और आपको मैंने पिछले रूल्स में पढ़ाया हुआ है कि यदि हमारे बिजनेस में कुछ आएगा, कैश या एसेट आएगी, तो आने वाले कैश को हम लोग कहाँ लिख देते हैं बच्चों, डेबिट में लिख देते हैं। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, आने वाले कैश को बच्चों हम लोग कहाँ लिख देते हैं, डेबिट में लिख देते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन में। और यदि बिजनेस से कुछ जा रहा है एसेट या कैश, तो जाने वाले को हम क्रेडिट में लिख देते हैं। और अगर नहीं जा रहा है तो ये कैश हमको किसने दिया है, फिर उस देने वाले का नाम हम लोग यहाँ लिख लेंगे। और देने वाला व्यक्ति यहाँ कौन है, स्वयं ओनर है, तो देने वाले का नाम हम लोग यहाँ क्रेडिट में लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि ओनर का नाम अपने ट्रांजेक्शन में नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए हम क्या शब्द यूज कर रहे होते हैं, कैपिटल शब्द यूज कर रहे होते हैं। अगर ओनर ने बिजनेस में कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, तो वो देने वाला व्यक्ति है, और देने वाले व्यक्ति के सेंस में हम उसका नाम ना लिख के क्या लिख रहे होते हैं, कैपिटल लिख रहे होते हैं। और अगर बिजनेस से उसने कोई अमाउंट पर्सनल यूज के लिए जस्ट विड्रॉ कर रखा हुआ है, चाहे वो स्टॉक गुड्स हो या फिर कैश हो, ठीक है, उस समय वो पाने वाला व्यक्ति होता है, और पाने वाले के केस में उसका नाम हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, ड्राइंग लिख रहे होते हैं। मेनली लिखा जाता है ओनर्स कैपिटल या ओनर्स ड्राइंग, उसको शॉर्ट करते करते हम लोग क्या लिखने लगते हैं, कैपिटल या ड्राइंग लिखने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो बिजनेस में कैश आया है, और देने वाला कौन है, ओनर है। तो बस इतनी बात हमको रिकॉर्ड करनी है। हमें क्या रिकॉर्ड करना है, बिजनेस में पैसा आ रहा है और देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम हमको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, एक लेन देन में हमको यही तो रिकॉर्ड करना होगा इस कंडीशन में। तो आने वाले कैश को हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, ये हमने अपने रूल्स में पढ़ रखा है। और देने वाले व्यक्ति का नाम हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, ये हमने अपने पर्सनल रूल में पढ़ रखा है, ठीक है। और देने वाला व्यक्ति यहाँ ओनर है, इस प्लेस के हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। बच्चों साथ साथ मैं आपको ये भी समझाता चलूंगा, ये आपका रियल अकाउंट के अंडर आ रहा है, ये आपका पर्सनल अकाउंट के अंडर आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन के बारे में बात हो रही, ओनर के बारे में बात हो रही, ठीक है। और ओनर कैश बिजनेस में जो आ रहा है वो हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख रुपीस दे रखा है, इसलिए यहाँ 1 लाख। और ओनर, यहाँ ओनर की बात हो रही है, ओनर ने बिजनेस में जो अमाउंट दिया है, तो ओनर के आगे हम क्या लिख लेंगे, 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर यहाँ पर नरेशन हो जाएगा। नरेशन मीन्स कि यहाँ पर जो भी लेन देन हुआ है उस लेन देन को हमें यहाँ पर समझाना होता है। तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, बस आपको ओरली समझा दूंगा। देखिए अगर आपको कभी नरेशन लिखने में दिक्कत होती है ना, तो आपका जो ट्रांजेक्शन का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, आप उसको भी लिख सकते हैं, तो भी वो क्लियरली ठीक ठाक आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। बट कोशिश किया करिए कि नरेशन आप लिख लिया करिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे क्या हुआ है, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया था और उसी का हमने यहाँ ट्रांजेक्शन कर रखा है। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग कैसे समझाएंगे, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कैश बॉट इनटू द बिजनेस बाय राम एंड सन्स एज कैपिटल, ठीक है। मतलब कि राम एंड सन्स के द्वारा बिजनेस में कैश लेकर आया गया है, ठीक है, एज अ कैपिटल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो नरेशन में लिखूंगा नहीं, जस्ट आपको ऐसे समझा दिया करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन देखिए बच्चों, आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगला कह रहा है कि 2 जनवरी को परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब 2 जनवरी को क्या हो गया, बिजनेस में फर्नीचर खरीदा गया है, फॉर कैश मतलब पैसे दे दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लेन देन हुआ है हमारा,
बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और बदले में बिजनेस में पैसा जा रहा है, और इसी को हमें नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो बिजनेस में यदि कोई एसेट आती है, क्योंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस की एसेट है। देखिए, अगर आप अपने बिजनेस में फर्नीचर का बिजनेस तो है नहीं हमारा, अगर हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे होते तो फिर उसको हम क्यों खरीद रहे हैं, आगे बेचने के लिए खरीद रहे हैं, फिर वो हमारे बिजनेस का क्या हो जाता, गुड्स हो जाता। लेकिन हमारा बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि बिजनेस फर्नीचर का है, तो उस वजह से फर्नीचर जब हमारे बिजनेस में आया तो वो हमारे बिजनेस से क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या लेन देन रिकॉर्ड करना है कि बिजनेस में जो फर्नीचर आया है और बदले में जो पैसे दे दिए गए हैं, यही लेन देन हुआ, यही रिकॉर्ड करना है। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आने वाली एसेट है, आने वाली एसेट को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में, और जाने वाले कैश को कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। ये हमने अपने रियल अकाउंट के रूल के अंदर पिछली क्लास से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो हमें क्या नोट डाउन करके रखना है कि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और पैसे जा रहे हैं, और आने वाली एसेट है अगर, तो आने वाली एसेट को हम लोग कहाँ लिखते हैं बच्चों, डेबिट में लिखते हैं। ये हम लोग ने पढ़ रखा है पिछले रूल में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश, तो जाने वाले कैश को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5000 हो गया, ठीक है। बच्चों कोशिश करिएगा कि पिछली क्लास को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों क्या दे रखी है, परचेस मशीन फॉर कैश, यानी हमारे क्वेश्चन में क्या रखा है कि बिजनेस में एक और एसेट आ रही है और पैसे दे दिए गए। तो अभी हमने पढ़ा कि यदि बिजनेस में कोई एसेट आ रही होती है तो आने वाली एसेट डेबिट में, और जाने वाले कैश को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो अगर मशीन आ रही है तो आने वाली मशीन है, तो आने वाली एसेट को डेबिट में, ये हमने कहाँ पढ़ा था, रियल रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था, रियल अकाउंट के अंदर पढ़ा था। और बिजनेस से कैश जा रहा है तो जाने वाले कैश को क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। अमाउंट क्या दे रखा है बच्चों आपके क्वेश्चन में, 10,000 दे रखा है। नरेशन में जस्ट यही लिखना है कि यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, फर्नीचर खरीदा गया था और पैसे दे दिए गए थे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फर्नीचर परचेस्ड बाय कैश या फॉर कैश, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं मशीन परचेस्ड फॉर कैश या बाय कैश, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। और आपका चले उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दे रखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 2000 रुपीज, ठीक है। तो हाँ नहीं सॉरी, उसके पहले एक ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी आपके क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमने बिजनेस में गुड्स परचेज किए हैं और पैसे दे दिए। तो बच्चों जब भी गुड्स शब्द आ जाए तो याद रखिएगा आपके बिजनेस में वो चीज़ खरीदी गई है जिसको बेच के आप पैसे कमाते हैं। मीन्स आपको एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में दे रखा है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, या हमारी स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है, किसी तरह का हमारा बिजनेस है, तो अपने बिजनेस में हम कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारा ऐसा होता है ना जिसको बेच के हम पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो यही जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यही जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। और याद रखिएगा जब भी हम गुड्स को परचेज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आने वाले को डेबिट वाला रूल फॉलो नहीं होता है, बल्कि गुड्स की परचेजिंग क्या माना जाता है, एक नॉमिनल अकाउंट के अंडर इसको लिया जाता है। मतलब गुड्स की परचेजिंग को नॉमिनल अकाउंट के अंडर एक एक्सपेंस माना जाता है, और एक्सपेंस मानते हुए, परचेजिंग को एक्सपेंस मानते हुए जब गुड्स परचेज किया जाए खाली तब, गुड्स मतलब बिजनेस का वो प्रोडक्ट जिसको बेच के हम पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस का गुड्स परचेज किया जाता है तो उसे आने वाला ना मानकर, बल्कि उसे क्या माना जाता है कि वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर एक एक्सपेंस है, गुड्स की परचेजिंग बिजनेस का एक एक्सपेंस माना जाता है, और एक्सपेंस मानते उसको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा एक परचेजिंग का एक्सपेंस हो रहा है, और नॉमिनल अकाउंट के अंडर क्या होता है, परचेज यानी एक एक्सपेंस है अगर, तो एक्सपेंस होने के नाते नॉमिनल अकाउंट के अंडर उसको कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा, ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 5000 रुपीज़, और इस एक्सपेंस की वजह से हमारे पास से कुछ ना कुछ तो जाएगा ही, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और जाने वाले कैश को आपको पता है कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। एक ट्रांजेक्शन ये हो गई आपकी अगली। इसके बाद बच्चों अगला आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। तो अगले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है कि हमने परचेज किया है गुड्स, ठीक है, किससे, राम से। तो मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में कि यदि हम लोग किसी से कुछ परचेज करते हैं, उसका नाम दे दिया जाए, चाहे वो गुड्स हो या कोई एसेट हो, उसका नाम दे दिया जाए, और साथ साथ कैश पेमेंट की बात नहीं हुई है। मीन्स अगर ये लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, तो इसका मतलब ये होता कि सामान हमने खरीदा है और पैसे दे दिए, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में फॉर कैश या बाय चेक की बात नहीं की गई, मतलब पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। याद रखिएगा कोई भी सेल या परचेज है उसमें जिससे भी सेल परचेज हो रहा है उसका नाम दे दिया जाए, और कैश पेमेंट की बात ना की जाए, फॉर कैश या बाय चेक के द्वारा, बाय बैंक के द्वारा, ठीक है, या और किसी वे में पेमेंट की बात ना की जाएगा। तो नाम आ जाना, पेमेंट की बात ना होना क्या कहलाता है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अगर हमने राम से गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, तो गुड्स परचेज किए हैं, याद रखिए गुड्स परचेजिंग क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है, ठीक है। तो राम से अगर हमने कुछ परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, तो परचेज यहाँ क्या माना जाएगा, एक एक्सपेंस माना जाएगा, और एक्सपेंस मानते हुए नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट है कहाँ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो हमने राम से कितना परचेज किया था बच्चों, यहाँ पर 2000 का परचेज किया हुआ था, ठीक है। और अगर हमारे ऊपर कोई एक्सपेंस आया है तो हमारे पास से कैश जाना तो बनता ही है कि भाई अगर हमारे ऊपर कोई एक्सपेंस पड़ा है तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो जाने वाले कैश को हमें क्रेडिट में लिखना होता है।
लेकिन बच्चों यहाँ पर तो क्या हुआ है, यहाँ पर उधार लेन देन हुआ है, पैसे हमने नहीं दिए। इस केस में हमको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि फिर ये सामान हमने जो परचेज किया है ये हमने किससे परचेज किया है, तो ये सामान हमें किसने दिया है, देने वाला व्यक्ति कौन है, देने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पर्सन्स के नाम लिखने की जरूरत हमें तब पड़ जाती है कि जब हम उनके प्रति लाइबल हो जाते हैं या वो हमारे प्रति लाइबल हो जाए। मीन्स हमने किसी से सामान खरीदा, पैसे दे दिए होते तो हमें उनके नाम की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी हमें पैसे देने हैं तो हमें याद रखना है कि ये सामान हमें किसने दिया है। तो देने वाले व्यक्ति का नाम क्रेडिट में लिखा जाता है। ये पर्सनल अकाउंट के अंडर आपने पढ़ा हुआ है कि देने वाले व्यक्ति का नाम क्रेडिट में, पाने वाले व्यक्ति का नाम डेबिट में। ठीक है, तो देने वाले व्यक्ति का नाम क्रेडिट में, यहाँ पर उसी रूल को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत भी है। ठीक है, क्योंकि हमने कोई चीज़ परचेज कर ली और पैसे अभी तक नहीं दिए, तो इन फ्यूचर हम पैसे देंगे ही देंगे, तो हमें यहाँ याद रखने की ज़रूरत है कि ये सामान हमें किसने दिया है, देने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो देने वाला व्यक्ति यहाँ पर कौन है, राम। अगर हमने कैश का पेमेंट कर दिया होता ना बच्चों, तब हमको यहाँ पर नाम की कोई आवश्यकता नहीं थी और हमारे पास से कैश जा रहा होता, हम क्रेडिट में जाने वाले कैश के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट में कैश लिख दिए होते, लेकिन पैसे तो गए नहीं है ना, और हमारे पास हमने किसी से कोई बेनिफिट्स ले लिए, तो हमको याद रखना पड़ेगा वो बेनिफिट्स हमको किसने दिए, देने वाले व्यक्ति का नाम आखिर क्या है। ठीक है, तो जो रूल्स आपके बनाए गए हैं वो रूल्स ज़रूरत के हिसाब से ही बनाए गए हैं कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करके रखने के लिए कैसी ज़रूरत पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपके रूल्स बने हुए। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट पे आपने देखा हुआ है पाने वाले व्यक्ति का नाम डेबिट में, देने वाले व्यक्ति का नाम क्रेडिट में, देने वाले व्यक्ति का नाम क्रेडिट में। अब देखिए हमको यहाँ ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हमने कुछ क्रेडिट परचेज किया था, तो किसने हमको दिया है, देने वाले व्यक्ति का नाम हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और यदि किसी व्यक्ति का नाम क्रेडिट में आ जाता है ना, तो इसका सेंस आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि इसके प्रति हम लाइबल हो रहे हैं। ठीक है, यदि किसी पर्सन या कोई पर्सनल अकाउंट अगर क्रेडिट में आ जाता है तो इसके प्रति हम लाइबल हो रहे हैं। कितना पैसा देने के लिए, 2,000 रुपये देने के लिए हम इसके प्रति लाइबल हो रहे हैं कि हमें इसको पैसा देना पड़ेगा। और यदि उसी तरह से किसी व्यक्ति का नाम अगर डेबिट में आ रहा होता है, ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो हमारे प्रति लाइबल हो रहा है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहाँ समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एकदम क्लियरली लिख दिया है कि हमने राम से गुड्स खरीदे तो हैं लेकिन हमने पैसे भी दे दिए। तो गुड्स की परचेजिंग एक एक्सपेंस माना जाता है और परचेजिंग एक एक्सपेंस मानते हुए कहाँ लिखना होता है, हमको डेबिट में लिखना होता है। ठीक है, गुड्स की परचेजिंग एक एक्सपेंस माना जाता है और एक्सपेंस होने के नाते वो परचेज कहाँ आता है, डेबिट में आ जाता है। ठीक है, परचेज कहाँ जाता है, डेबिट में आ जाता है। ठीक, अच्छा, और हाँ ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, लेकिन अभी तो हमने उधारी की नहीं है, अभी तो हमने पैसे दे दिए, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। अगर हमने पैसे ना दिए होते तब हमें यहाँ पर व्यक्ति का नाम ढूंढने की ज़रूरत पड़ती कि भाई किससे सामान खरीद लिए, किसने हमको बेनिफिट्स दे रखे, 3,000 रुपये। ठीक है, अमाउंट कितना है, 3,000। और याद रखिएगा इस अमाउंट का रिलेशन अपने सामने वाले हेड से होता है, ये नहीं कि यहाँ पर 3 लिखा है तो हम यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं, नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ है, परचेज, मतलब हमने किसी से कुछ खरीदा है, कितने का खरीदा है वो अमाउंट यहाँ लिखा गया। नीचे क्रेडिट में कैश, क्रेडिट में कैश का होने का मतलब हमारे बिजनेस से कैश गया है, कितना कैश गया है, 3,000। ठीक है, तो उसका अमाउंट का मतलब अपने हेड से। ठीक है, अच्छा मैंने परचेज लिख रखा है ना, इसको आप परचेजेस भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, परचेजेस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, अच्छा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों देखिए क्या दे रखा है। अब बच्चों मान लीजिए कि आप अपने क्वेश्चन में ना आप अपने कॉपी में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और आपका एक पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ही इसी तरह का फॉर्मेट बनाएंगे जो मैंने आपको ही बताया वो था, डेट पर्टिकुलर लेजर फुल अमाउंट का, और वहाँ पर अपनी बाकी की ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करने लगेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो आपके चैप्टर का हिस्सा है, वो आपके कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, वो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों और सबसे पहले चीज़ जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ या लाइन खींच रहा हूँ ना, ये लाइन आपकी कहाँ तक रहेगी, लेजर फोलियो जैसे मान लीजिए कॉलम है, ठीक है, यहीं तक रहेगी। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट में आपको कभी गलती नहीं करनी है क्योंकि अकाउंटेंसी मतलब फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में गलती नहीं करनी। ठीक है, ये लाइन आपकी लेजर फोलियो तक ही रहती है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होती है, दोनों के बीच में लाइन खींची जाती है। ठीक है, और मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए आप नेक्स्ट पेज पे बाकी की ट्रांजेक्शन्स करने जा रहे हैं तो उसके पहले यहाँ पर आपको एक काम कर लेना होगा, आपको क्या करना होगा, यहाँ की पूरी टोटलिंग कर लेनी होगी। मैं अमाउंट मैच कर लेता हूँ, सारे अमाउंट सही है, कुछ और तो नहीं लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आपने मान लीजिए यहाँ पर टोटलिंग कर ली, कितना हो गया, 12, 1 लाख कितना आ रहा है, 1,25,000 आ रहा है। ठीक है, और दोनों साइड की टोटलिंग बराबर ही होगी, 1,25,000। ठीक है, और फिर आपने इस तरह से एक जो लास्ट वाली लाइन थी वो पूरी आप ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, CF, कैरी फॉरवर्ड, मीन्स कि हम अगले पेज पे ट्रांजेक्शन्स तो करेंगे बाकी की जो बची हुई हैं, बट पिछले पेज की जो भी टोटलिंग आ रही है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, और जब नेक्स्ट पेज पे उसी तरह से हम जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे जैसे हम जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये फॉर्मेट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे फॉर्मेट है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको वहाँ से जो पिछले पेज से यानी कैरी फॉरवर्ड वाला जो अमाउंट आया है उसको आप यहाँ लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, BF लिख देंगे यहाँ पर, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा ये। और इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे हमने ये क्या किया, इस पेज का अमाउंट अगले पेज पे जा रहा है तो हमने क्या लिखा, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे यही वाली टोटलिंग जब आ रही है 1,25,000, 1,25,000, ठीक है, तो ये पिछले पिछले ये पीछे से आगे कैरी हो रहा है, तो यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड हमने लिख दिया, ठीक है। और इसके लिए आप पूरे लाइन यहाँ पर जैसे एक ट्रांजेक्शन करते हो ना तो लाइन ड्रॉ कर देते हो, उसी तरह से इस लाइन को यहाँ बंद कर लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप अपने आगे के ट्रांजेक्शन्स करने लगेंगे, ठीक है। तो ये लाइन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप एक पेज से अगले पेज पे अपने जर्नल के क्वेश्चंस को आगे कैरी कर रहे होते हैं, तो थोड़ा फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको गलती नहीं करनी होगी। चलिए, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारी अभी बची हुई हैं, मान लेते हैं कि उसको नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। अब ये कर लेने के बाद अब अपनी ट्रांजेक्शन्स को इसी तरह से आगे कंटिन्यू करने लगेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने आपको फॉर्मेट के बारे में बताया ना, टोटलिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हर क्वेश्चन में हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी बेसिक सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आप एक बार भी समझ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा सा हमारे और आपके लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं जिनके बारे में एक बार बात कर लेंगे, वो काफ़ी है ना। चलिए, अब हमारी ट्रांजेक्शन्स आगे क्या कह रही हैं, कह रहे हैं पेड रेंट 2,000 रुपीज़, यानी हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमने रेंट पे किया है और हमें मालूम है कि सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट पे करना, ये सारे क्या होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, हाँ, नॉमिनल रूल क्या कहता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, यदि एक्सपेंसेस है तो पहली चीज़ तो क्या है, हमने रेंट पे किया है, ठीक है। और रेंट पे करने की वजह से हमारे ऊपर एक एक्सपेंस का बर्डन आता है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, और इस वजह से हमारे पास से कैश जा भी रहा है, ठीक है। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट हमारे बिजनेस के ऊपर एक एक्सपेंस की तरह से पड़ा, और जिस वजह से हमारे बिजनेस से क्या गया, कैश गया, और ये ट्रांजेक्शन हमको नोट डाउन करके रखनी है, ठीक है। अगर हमारे ऊपर कोई एक्सपेंस आता है तो वो एक्सपेंस हमारे बिजनेस से पड़ रहा है और उस वजह से हमारे पास से कैश जा रहा है, हमको ये नोट डाउन करके रखना है। तो नॉमिनल अकाउंट आपका क्या कहता है कि यदि कोई एक्सपेंस, यानी एक्सपेंसेस और इनकम के लिए कौन है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, यदि कोई एक्सपेंस है तो आप उसकी जब एंट्री करने जा रहे हैं तो एक्सपेंस को आप कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे, एक्सपेंस का नाम आप कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। कितना दे रखा हुआ अमाउंट, 2,000 रुपये दे रखा है ना। और अगर कोई एक्सपेंस आपके ऊपर पड़ा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास से भाई पेमेंट तो होगा ही होगा, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, और भाई जाने वाले कैश को क्रेडिट में लिखा जाता है, ये तो हमारे रियल अकाउंट का रूल बहुत क्लियरली हमको बता देता है, ठीक है। ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग है, ठीक। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन 1,000 रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको ही बताया था कि हमारे एक्सपेंसेस और इनकम के लिए कौन होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और एक तरह के नॉमिनल अकाउंट ही होते हैं ये, ठीक है। और इनकी एंट्री नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग होती है, जैसे एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट में लिखे जाते हैं, इनकम या गेन है तो कहाँ लिखा, क्रेडिट में लिखा जाता है, सॉरी, ठीक है, क्रेडिट में लिखा जाता है। तो अगर जैसे कमीशन हमको मिल रहा है ना बच्चों, तो ये हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो कमीशन रिसीव्ड हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, यदि कोई इनकम है तो उसको आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। कमीशन मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। कमीशन कितना अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, 1,000 दिया हुआ है ना, ठीक है। और बच्चों अगर आपके लिए कमीशन भी आपको मिल रहा है, आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्रेडिट में लिख देते हैं, क्योंकि हमारी इनकम है, इनके क्रेडिट में लिखे जाते हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इस वजह से हमारे बिजनेस में कुछ आ भी रहा होगा, कैश आ रहा होगा, ठीक है। तो आने वाले कैश को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। ये हमें खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने, कि आने वाला कैश डेबिट में, जाने वाला कैश क्रेडिट में, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है रियल रूल के अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, रेंट पेड, यहाँ पर लिख देंगे कमीशन रिसीव, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पिछले पेज से कैरी करके हम लोग कोई अमाउंट लेकर आए होंगे, तो वो यहाँ पर लिखा होगा 1,25,000, ठीक है ना। पूरा टोटलिंग करके मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर्मेट आपका कैसे एंड होगा, ठीक है। पिछले पेज की टोटलिंग हमारी ये लिखी हुई है ऊपर, ठीक, और हमारे दो कुछ नए अमाउंट और आ गए। फिर आप क्या करेंगे, सारे उठा के टोटल कर लेंगे। अब सारे उठा के आप टोटल कर रहे हैं तो कितना हो गया, 1,28,000 यहाँ भी एंड 1,28,000 यहाँ, ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, और इस लाइन को पूरा कवर करके यहाँ से बंद कर देंगे, नरेशन लिखने के बाद ये लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। और इसके बाद आप इसको क्या कह देंगे, टोटल कह देंगे, ग्रैंड टोटल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई टोटलिंग पूरी, यहाँ जो है बात समझ गए ना, ये पूरी लाइन आपकी यहाँ से डेट से पूरी होते हुए पूरी बंद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आज हम लोग ने अपने चैप्टर का एक पहला क्वेश्चन किया, और एक तरह से जर्नल का, अभी पिछली क्लासेस में मैं आपको जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जर्नल मेनली है क्या, ठीक है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करने के पीछे जो रूल्स हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं, और अब हम लोग ने पढ़ना शुरू कर लिया है अपने चैप्टर के क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन कराया, और इस पहले क्वेश्चन में मैंने आपके चैप्टर का कुछ बेसिक से ही ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, और अभी हमें अपने इस चैप्टर के, क्योंकि हम देखिए
एक चीज़ समझिएगा, ये जो आपकी क्लासेस हो रही है ना यूट्यूब पे, जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ ना, तो ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि किसी टॉपिक को हम लोग उठाएँगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं किसी चैप्टर को यहाँ पर शुरू करूँगा तो उसका शुरुआत से लेकर एंड तक हो सकता है सारे चैप्टर ना हो पाएँ, क्योंकि बहुत समय लगता है ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है? बट अगर हम लोग किसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वो एक प्रॉपर क्लास होगी। जैसे आप कहीं क्लास अटेंड करते हैं अपने ऑफलाइन बैचेस में या कहीं पर भी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कोशिश करूँगा, और पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि जैसे एक चैप्टर को आप कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, एक सिंसियरली आप शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट करते हैं, तो किसी भी चैप्टर को जब मैं शुरू करूँगा तो उस चैप्टर की मैं इसी तरह से क्लास करूँगा कि पूरा चैप्टर शुरू करने के बाद जब उसे खत्म कर देंगे, ठीक है, तो वो एक कंप्लीट होगा आपका। अगर आप उससे पूरी क्लासेस कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आपको हेल्प हो जाएगी अपने टॉपिक्स को, अपने चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से एक के बाद एक सारे चैप्टर हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे, और आपकी 11th की अकाउंटेंसी जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन्हीं क्लासेस से आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। क्लास को अच्छे से देखिए, किसी तरह का कोई डाउट होता है, जैसे मैं हर क्लास में कहता हूँ, आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइव क्लास तो नहीं कर रहे हैं ना। और अगर मुझे लगता है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उस पर मैं अलग से भी क्लास यहाँ पर कर लूँगा, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।